Hello, dear students, MA Semester 4 Political Science। आज मैं और आप सभी समर वेकेशन के बाद एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से जुड़े हैं। मैं जो पेपर पढ़ा रहा हूँ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, उसी पेपर के अंतर्गत सिलेबस के अनुसार आज हम लोग एक नए चैप्टर का अवलोकन करेंगे। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा इन द लाइट ऑफ 73 अमेंडमेंट एक्ट। तिहत्तरवें संवैधानिक संशोधन के बाद ग्राम सभा के कार्य और उसकी संरचना कैसी है, उसके बारे में हम लोग अवलोकन करेंगे। संविधान के 73वें संशोधन ने भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को न केवल एक नई दिशा प्रदान की, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में भी काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। लगभग 4 दशक पूर्व स्थापित पंचायती राज व्यवस्था जब डगमगाने लगी तो इस संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संविधान में नया अध्याय 9 जोड़ा गया है। 9 जब यह संशोधन हुआ, इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक अध्याय जोड़ा गया है। 9 अध्याय जोड़ा गया है। अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 24 अप्रैल 1973 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 लागू किया गया है। यह अधिनियम भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को एक सशक्त इकाइयों और
ग्रामीण जीवन के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को, राजनीतिक पिछड़ेपन को दूर करने में यह संशोधन अत्यंत ही सहायक सिद्ध हुआ है। राजीव गांधी ने पंचायती राज को सबसे अधिक और प्रबल रूप प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए। इसके लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में अनेक प्रकार के प्रयासों को अंजाम दिए। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों पर सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर। इन 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का और लोगों तक इसके द्वारा दिए जा रहे सुविधाओं को देने का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा कई प्रकार के इकाइयों को भी अस्तित्व में और उसके अस्तित्व को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ग्राम सभा के स्वरूप और रूप में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। पंचायती राज पद्धति में ये जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें ग्राम सभा जो है वह सबसे निचले स्तर की संस्था है। इसका स्थान जो है, इसका जो स्तर है वह सबसे नीचे है। और 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 ए में भी इसका उल्लेख है, इसकी चर्चा की गई है। संविधान संशोधन के 243 अनुच्छेद के पार्ट ए में इसका उल्लेख किया गया है। और ग्राम सभा जो है सचमुच ही पंचायती राज का आधार है। ग्राम सभा इस पंचायती राज सिस्टम का एक आधार स्तंभ है। ग्राम सभा के द्वारा ही कोई प्रतिनिधि ग्रामीणों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। जैसा कि भारतीय संविधान में कहा गया है, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर
ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकती है और ऐसे कार्य कर सकती है जिनका प्रावधान कानून द्वारा राज्य की विधायिका तय करे। यानी कि ग्राम सभा उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगी, उन्हीं कार्यों को अंजाम देगी जो उस राज्य के संबंधित विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद जो विधायिका है, जो विधानमंडल कहलाती है, उसके द्वारा निर्धारित हो। ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक अंग है, प्रत्यक्ष जनतंत्र का एक अंग है। उसके सदस्य जो हैं ग्राम सभा के समस्त वयस्क निवासी होते हैं। इस प्रकार अगर कह सकते हैं कि ग्राम सभा जनता के प्रतिनिधियों की संस्था नहीं है। समस्त राज्य अनिवार्य रूप से ग्राम सभा के गठन का प्रावधान करते हैं, किंतु इसे जो कार्य सौंपे गए हैं वे विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। जबकि ग्राम सभा की पंचायती राज प्रणाली के प्रमुख अंग के रूप में परिकल्पना की गई है और जिनको स्थानीय कार्यकलापों में जनता की सीधी सहभागिता की सुविधा के लिए बनाया गया है। यह एक वैधानिक संस्था है, यह ग्रामीणों की सभा है। ग्राम सभा की जो सदस्यता है उसके समस्त मतदाता जो हैं वह ग्राम सभा के सदस्यों में से समस्त मतदाता जो होते हैं, जो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब आदि जैसे राज्यों में मतदाता सूचियों में अंकित है, किंतु राजस्थान, बिहार, कर्नाटक में समस्त निवासियों को ग्राम सभा की सदस्यता प्रदान की जाती है। यानी कि जो पहले जो स्टेट का नाम बताएं, बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, वहाँ जो है एक जो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं उसका एक मतदाता सूची ही में अंकित रहता है नाम। और राजस्थान में, बिहार में, कर्नाटक में जो है ये यहाँ के जितने भी जो ग्रामीण हैं, जो वयस्क ग्रामीण हैं, जो मैच्योर ग्रामीण हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की सदस्य संख्या विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है और 250 से लेकर 5000 तक होती है। 250 इसके न्यूनतम है और अधिकतम जो है 5000 तक होती है। ग्राम सभा की जो बैठकें जो है, जो इसकी मीटिंग होती है, वह भी भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तय की गई है। भिन्न भिन्न राज्यों द्वारा भिन्न भिन्न बैठकों को तय किया गया है। और ग्राम सभा की जो बैठक है वह पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में वर्ष में एक बार निर्धारित की गई है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरला में वर्ष में 2 बार, तमिलनाडु में वर्ष में 3 बार और हमारे बिहार और असम में वर्ष में इसकी बैठकें राज्य सरकार द्वारा 4 बार तय की गई है। यानी कि 4 बार से ज़्यादा बैठकें नहीं हो सकती हैं। और जो ऊपर में बताएं, जिन राज्यों की बैठकें किसी का 1 वर्ष है,
एक वर्ष में एक बार है, किसी का एक वर्ष में 2 बार है और किसी का एक वर्ष में 4 बार भी है। ग्राम सभा के कार्य क्या है? स्थानीय शासन को सौंपे जाने वाले कार्यों की निर्देशक सूची में संविधान में समाविष्ट है, किंतु वस्तुतः सौंपे गए जो कार्य हैं विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। बहरहाल अधिकांश जो राज्य ग्राम सभा है उसके निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके कार्य सौंपे गए हैं, लेकिन जनरली जो राज्य की जो ग्राम सभाएं हैं उसके कार्य जो हैं उसको इस प्रकार है। नंबर 1, वार्षिक लेखा विवरण एवं लेखा परीक्षण रिपोर्टों की जांच करना, यानी कि ईयरली जो ऑडिट वगैरह जो होता है उसकी रिपोर्टों को जांच करना ग्राम सभा के कार्य हैं। नंबर 2, नए कर लगाने और जो वर्तमान कर है उसमें वृद्धि करने का प्रस्ताव पर भी विचार ग्राम सभा कर सकती है, यानी कि नया कर का निर्धारण भी कर सकती है और जो कर अभी वर्तमान में लगाया जा रहा है, जो टैक्स अभी वर्तमान में लगाया जा रहा है उसमें इजाफा करने को या बढ़ाने का अधिकार भी ग्राम सभा को प्राप्त है। नंबर 3, योजनाओं और लाभार्थियों और स्थलों का चयन करना, यानी योजनाओं के लाभार्थी कौन होंगे, ये सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं को किन लाभार्थियों के बीच में दिया जाएगा और उसका उन स्थलों का चयन जहां योजनाओं को लागू किया जाना है, यानी लाभार्थी और स्थल ये दोनों का निर्धारण जो है ग्राम सभा करती है। नंबर 4, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रमिकों और नकदी वस्तुओं का अंशदान जुटाना, यानी कि जो सामुदायिक कल्याण के जो कार्य हैं, जो कार्यक्रम हैं उसके लिए जो वॉलंटियर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं उसको जुटाना और नकदी वस्तुओं उसके लिए जो और भी चीज़ें की आवश्यकता है उन वस्तुओं को जुटाना भी ग्राम सभा का ही कार्य है। नंबर 5, विकास योजनाओं के कार्यक्रम में जितने भी डेवलपमेंट प्लानिंग है उन सभी के इम्प्लीमेंट करने में, कार्यान्वयन करने में, उसको कार्य रूप देने में सहायता प्रदान करना जो है वह ग्राम सभा का कार्य के अंतर्गत आता है। नंबर 6, गांव में वयस्क शिक्षा एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रम चलाना, गांव में जो एडल्ट एजुकेशन है उसको और परिवार कल्याण, फैमिली प्लानिंग के जितने भी कार्यक्रम हैं उसका संचालन भी ग्राम सभा के माध्यम से होता है। नंबर 7, लास्ट ईयर के जितने भी लेखा परीक्षण की टिप्पणी और उनके उत्तरों पर विचार करना भी ग्राम सभा के कार्य के अंतर्गत आता है। नंबर 8, ग्राम पंचायत के लिए तैयार किए गए बजट पर विचार करना, यानी जो ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करने का अधिकार भी कार्य भी ग्राम सभा को प्राप्त है। नंबर 9, पंचायतों की वर्तमान योजनाओं तथा समस्त प्रकार के क्रियाकलापों की समीक्षा करना भी ग्राम पंचायत के कार्य है। नंबर 10, ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों जितना भी एक्टिविटी है ग्राम पंचायत का उसका आय और व्यय के स्पष्टीकरण के लिए सरपंचों और पंचों से ग्राम सभा जो है स्पष्टीकरण मांग सकती है।
डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकती है। पंचायती राज विधानों के अध्ययन से यह प्राप्त होता है, यह इतना बात जानने के बाद कहा जा सकता है कि कुछ ग्राम सभा की भूमिका को सहभागिता प्रक्रिया सक्रिय करने और विकास योजना तैयार करने के लिए विचार विमर्श करने के रूप में देखते हैं। ग्राम सभा को भारत में चमकदार सफलता तो प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी उसमें सहभागिता वाले लोकतंत्र के लिए सशक्त फोरम के रूप में उभरने की क्षमता है। जयप्रकाश नारायण ने सही दावा किया था कि मेरे लिए ग्राम सभा ग्राम्य लोकतंत्र का प्रतीक है, यानी विलेज डेमोक्रेसी का एक रूप है। गांव से दिल्ली तक केवल प्रतिनिधिक लोकतंत्र नहीं हो, कम से कम एक स्थान पर सीधा शासन, सीधा लोकतंत्र हो। पंचायत और ग्राम सभा का संबंध कैबिनेट तथा विधानसभा जैसा हो। ग्राम सभा और पंचायत का जो संबंध है वह कैबिनेट और विधानसभा के जैसा हो। ग्राम सभा की प्रभावशीलता मुख्य रूप से उसकी बैठकों को नियमित रूप से बुलाने पर ही निर्भर करती है, यानी जब तक इसकी बैठकें रेगुलर नहीं होगी तब तक इसके जो उद्देश्य हैं और इसके जो कार्य हैं उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। ग्राम सभा और पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के मध्य संबंधों में एक मत यह है कि ग्राम सभा मुख्य संस्था है और ग्राम पंचायत उसकी कार्यकारिणी समिति है। दूसरा मत यह है कि इन दोनों संस्थाओं को दो अलग संस्थाओं के तौर पर कार्य करना चाहिए और एक दूसरे के स्वतंत्र रूप में कार्य करना चाहिए। इस दूसरे मत में यह त्रुटि है कि यदि ग्राम सभा में पंचायत को जो कार्यकारिणी है नियंत्रण रखने की शक्ति नहीं है तो वह स्थानीय जनता के हितों का ध्यान नहीं रख सकती। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के नियंत्रण में स्थानीय जनता के हितों का ध्यान नहीं रख सकती। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के नियंत्रण में लाई जानी चाहिए, किंतु निसंदेह इससे उसकी प्रभावशीलता को हानि नहीं पहुंचने देना चाहिए। सरपंच का महत्व इसी में है। टकराव को बढ़ावा दिए बिना ग्राम सभा को प्रभावी संस्था बनाने में उसकी अहम भूमिका है। उन्नीस 1990 के दशक में संवैधानिक संशोधनों के पश्चात ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली में जितने भी त्रुटियां और दोष उजागर हुए हैं उसमें सबसे प्रथम दोष है कि पंचायतों द्वारा तथा स्वयं जनता द्वारा भी ग्राम सभाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। पहले के जो अनुभव हैं वह अनुभव कहता है कि जनता द्वारा और पंचायतों द्वारा जो है ग्राम सभाओं को तवज्जो नहीं दिया जाता है, महत्व नहीं दिया जाता है, उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है और ग्राम सभाओं को संस्तुति करने वाली, सलाह व सुझाव देने वाली संस्थाएं माना जाता है। यह माना जाता है कि ग्राम सभा के जो कार्य हैं वह सिफारिश करने की है, सलाह देने की है और सुझाव देने की है, इससे आगे कुछ नहीं है। पहले के जो अनुभव है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि ये ग्राम पंचायतों के लेखे परीक्षण तथा विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य करें, लेकिन वे ऐसे कार्य कम ही कर पाती है। और भी ग्राम सभा के जो पुराने अनुभव हैं
उसका भी अवलोकन करना जरूरी है। ग्राम सभा के सफलता के पीछे या इसके असफलता के पीछे जो कारण है वह है चुने हुए जनप्रतिनिधियों की उदासीनता भी इसका एक प्रमुख कारण है। हम लोग 73वें संवैधानिक संशोधन के आलोक में ग्राम सभा के जो विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न राज्यों की जो ग्राम सभाएं हैं, उसके कार्यों को निम्न रूपों में अवलोकन कर सकते हैं। वार्षिक लेखा विवरण नंबर 1 तथा लेखा परीक्षण की रिपोर्ट की जांच करना। वार्षिक ईयरली जो सब जितने भी लेखा विवरण है और लेखा परीक्षण ऑडिट है, उन ऑडिटों की जांच करने का जो अधिकार है वह आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के ग्राम सभाओं को प्राप्त है। लास्ट ईयर विगत वर्ष नंबर 2, लास्ट ईयर जो बीत चुका है, विगत वर्ष जो बीत चुका है, उसके रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने का अधिकार जो है वो आंध्र प्रदेश के ग्राम सभाओं को प्राप्त है। बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ग्राम सभाओं को प्राप्त है। नंबर 3, वर्ष के लिए कार्य के कार्यक्रम अथवा कई नए कार्यक्रम की समीक्षा करना, यानी कि एक साल के अंदर कौन से कार्य किए जाएंगे, पंचायतों के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम चलाए जाएंगे और कौन से नए कार्यक्रम चलाए जाएंगे, उसके लिए उसमें जो है आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के ग्राम सभाओं को प्राप्त है। नंबर 4, नए कर लगाने, नए टैक्स का निर्धारण करने और वर्तमान करों में इजाफा करने, वृद्धि करने, बढ़ाने में किन किन राज्यों के ग्राम सभाओं को प्राप्त है, तो उसमें जो है सो आंध्र प्रदेश और बिहार है। नंबर 5 जो कार्य है योजनाओं, प्लानिंग, लाभानुभोगियों और स्थलों का निरीक्षण करना, यानी कि योजनाओं का चयन करना और उन योजनाओं का लाभ किनको दिया जाएगा, उन योजनाओं का लाभ किनको दिया जा सकता है, इस प्रकार के लोगों की सूची तैयार करना और फिर उन योजनाओं को किन स्थानों पर लागू किया जाएगा, उस स्थल का चयन करना भी ग्राम सभा के ही कार्य है, जो कि निम्न राज्यों को प्राप्त है: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। नंबर 6, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रमिक एवं अंशदान जुटाना, यानी कि जो जन कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं उसके लिए वॉलंटियर्स की व्यवस्था करना, स्वैच्छिक श्रमिक की व्यवस्था करना, जो स्वेच्छा से अपना श्रम देना चाहते हैं, जो स्वेच्छा से अपना श्रमदान करना चाहते हैं, और उसके लिए अंशदान जुटाना, उसके लिए जो और भी आवश्यकताएं हैं, वस्तुओं की या फिर पैसे की,
उसको भी जुटाना जो है एक ग्राम सभा के कार्य के रूप में आता है। और यह जो अधिकार है, छठा जो अधिकार है, वह बिहार, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सरकार को प्राप्त है। नंबर 7 जो कार्य है, बेसिक शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन और परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर, ये सारे जो कार्यक्रम हैं वो सारा कार्यक्रम जो है बिहार के ग्राम सभा को, कर्नाटक के ग्राम सभा को, केरल के ग्राम सभा को, पंजाब के ग्राम सभा को, राजस्थान के ग्राम सभा को और उत्तर प्रदेश के ग्राम सभा को प्राप्त है। नंबर 8 जो कार्यक्रम है, जो नंबर 8 जो कार्य है, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं सदस्यों से किसी क्रियाकलाप, योजना, आय या व्यय के बारे में स्पष्टीकरण मांगना। यानी ग्राम पंचायत के मुखिया जो होते हैं उनसे और अन्य सदस्यों से किसी भी काम के संबंध में, किसी भी क्रियाकलाप के संबंध में, किसी भी योजना के बारे में जो प्लानिंग है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के संबंध में, आय या व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने का जो अधिकार है वह केवल 3 राज्यों के ग्राम सभाओं को प्राप्त है। उसमें बिहार है, पंजाब है और राजस्थान है। यानी इस 3 राज्यों के जो ग्राम सभाएं हैं वह मुखिया और उस अन्य सदस्यों से किसी भी क्रियाकलाप के संबंध में, किसी भी योजना के संबंध में और आय व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकती है। नंबर 9 जो है लेखा परीक्षण की टिप्पणी और उनके उत्तरों की जांच करना। यानी जो ऑडिट होता है, आय व्यय से संबंधित जो लेखा परीक्षण होता है, उन टिप्पणियों को जांचना और फिर उसके जो आंसर दिए गए हैं उसके मतलब सारे ऑडिट से संबंधित जितने भी बातें हैं उसको देखना भी ग्राम सभा के कार्यों में शामिल है। और उसमें मात्र बिहार के ग्राम सभाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह पंचायतों के ऑडिट का निरीक्षण करें और उसके द्वारा जो आंसर दिया गया है और उसके द्वारा जो उत्तर दिया गया है उन उत्तरों की जांच करना भी बिहार के ग्राम सभाओं को प्राप्त है। नंबर 10 जो है जो कार्य हैं, ग्राम पंचायत के पूर्ण किए गए कार्यों तथा समस्त प्रकार के क्रियाकलापों की समीक्षा करना। ग्राम पंचायत के द्वारा जितने भी कार्य पूरे किए गए हैं उन समस्त कार्यों के क्रियाकलापों की समीक्षा करने का अधिकार जो है वह देश के केवल 2 राज्यों के ग्राम सभाओं को प्राप्त है। इसमें हरियाणा है और केरल है। यही 2 राज्य के जो ग्राम सभाएं हैं वह पंचायतों के द्वारा जितने भी प्रकार के कार्य किए गए हैं, जितने भी प्रकार के क्रियाकलापों को अंजाम दिया गया है उसकी समीक्षा कर सकती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ग्राम सभाओं को अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों और शक्तियों को प्रदान करने का अधिकार जो है राज्य की विधान मंडलों पर ही निर्भर है। यानी कि हर राज्य के जो अलग अलग विधान मंडल हैं
उन राज्यों के विधानमंडल जो हैं अलग अलग प्रकार से ग्राम सभाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें एक किसी पूरे जितने भी अधिकार हैं कि जितने भी कार्य हैं वह राज्य के देश के जितने भी राज्य हैं सभी ग्राम सभाओं को प्राप्त नहीं है। राज्य के विधानमंडल के इच्छा पर ग्राम सभाओं को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि आज भी ग्राम सभाओं के प्रति उदासीनता है। और इस उदासीनता के बावजूद भी विभिन्न राज्यों की ग्राम सभाएं जो है अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दे रही है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग दूसरे चैप्टर को देखेंगे और अभी बहुत ही पूरी दुनिया और हमारा भारत इस कोविड-19 संक्रामक महामारी बीमारी से जूझ रहा है। तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप सभी बहुत ज़रूरत रहने पर ही घर से निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को भी अमल में लावें और खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। बहुत ही संक्रामक दौर से अभी हमारा देश गुजर रहा है, पूरी दुनिया गुजर रही है, पूरे लोग प्रभावित हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। लेकिन ये मानसिक और शारीरिक जो तनाव है उन तनावों को दरकिनार करते हुए और एक अच्छे विजेता की तरह, अच्छे नागरिक की तरह हम लोग भी इस समय को पार कर लेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे आज इतना ही कहना चाहूँगा कि सुरक्षित रहें, घर में रहें, बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है हम लोगों को अभी बचा सकती है और हमारे परिवार को भी सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध हो सकती है। और भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप जो है हमसे फ़ोन करके या फिर मैसेज के माध्यम से उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है या थोड़ा तब तक हम लोग अभी अध्ययन अध्यापन का जो कार्य है इसी प्रकार से हम लोग जारी रखेंगे। और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप बेहिचक हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।